क्वेश्चन नंबर 26 है कि यहाँ पर एक आकृति दे रखी है। इस आकृति के अंतर्गत ये एक त्रिभुज है जहाँ पर ये ए बी रेखा इस वाले के समांतर दे रखा है। हमें दे रखा है कि देखो जेड बी बट्टा जेड वाई, इस रेखा का अनुपात इसी की इस भुजा, ये बड़ी वाली भुजा है, इन दोनों का अनुपात 2:7 दे रखा। मतलब जेठ भी अगर 2 है तो ये पूरी है 7। तो देखो ये 7 आती है तो ये वाली नीचे वाली हो जाएगी 5। तो अगर हमें जो ये दे रखी दी हुई चीज़ ए बी समांतर ए वाई है तो उसके लिए यदि देखो यदि ए बी समांतर अक्स वाई है, अतः बीपीटी बोले तो आधारभूत समानुपातिक परिमेय से इस वाली भुजा और इस वाली भुजा का अनुपात, तो देखो इन दोनों भुजाओं का अनुपात है वो हम इस तरफ लिख लेते हैं। इधर साइड में लिख के दिखा रहा हूँ मैं। ये हो जाएगा जेड ए बट्टा ए एक्स है वो बराबर होगा जेड बी बट्टा बी वाई के। अब देखो जो जेड ए है वो तो हमें ज्ञात करना है और ये दे रखा है, तो देखो ये हमें ज्ञात करना है। ये हमें 5.5 ये वाला हमें दे रखा है बराबर, देखो जेड बी ये वाला हमें 2 दे रखा है तो ये लो 2। देखो जेड बी ये रहा, जेड बी का अनुपात 2 दे रखा है। जेड वाई 7 दे रखा है, मतलब ये जो जेड वाई है ये पूरा 7 है और ये 2 है तो ये 5 बच गया। ठीक है, तो इधर आ जाएगा 2/5। इस 5 से ये कटेगा 1.1 और ये 1.1 इससे इधर आके गुणा होगा तो जो जेड ए है वो आ जाएगा 1.1 गुणा 2 बराबर 2.2। तो जो सही आंसर है वो जाएगा 2.2। तो आप इसको इस तरीके से अच्छे से उतार ले। सबसे पहले ये वाला यदि ऐसा दिया हुआ है तो बीपीटी से ये वाली चीज़ सत्य सिद्ध होगी, फिर इनका वैल्यू पुट करने के बाद इसका आंसर ये आ जाएगा। तो इस तरीके से इसका सॉल्यूशन ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक पासे को एक साथ दो पासों को एक साथ फेंकने पर समान अंक आने की प्रायिकता। तो देखिए पासे पे समान अंक है वो 6 तरीके से आएंगे, 1-1, फिर 1-2-2, 3-3, 4-4, 5-5, 6-6। तो टोटल 6 एक जैसे अनुकूल परिणाम आएंगे और 6 परिणाम पूरे होते हैं तो 1/6 है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दी गई आकृति में अक्ष की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए इस चित्र में हमें ये वाला जो अक्ष है ये कोण, इसका हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब जैसा कि हम जानते हैं कि वर्त की ये जो त्रिज्या है और ये जो स्पर्श रेखा है वो दोनों मिलकर कोण बनाती है 90 डिग्री का, यहाँ पर भी 90 डिग्री का। ठीक है, तो और दूसरी बात हम जानते हैं कि वर्त के केंद्र को बाह्य बिंदु से मिलाने पर बाह्य बिंदु पर बनने वाले कोण को ये जो रेखा है ओपी ये समद्विभाजित करती है, मतलब जितना कोण इधर है उतना ही कोण इधर होगा। ठीक है, तो ये दोनों कोण बराबर रहेंगे। अब हमें पता है कि इस वाले त्रिभुज में ये अक्ष है, जितना अक्ष है उतना का उतना ही ये वाला कोण रहेगा तो ये भी अक्ष हो जाएगा। ऊपर वाले में ये 90 आ रहा है, ये 55 आ रहा है और ये अक्ष आ रहा है तो हम क्या लिखेंगे त्रिभुज यहाँ पर AOP में। तो त्रिभुज जो AOP है यहाँ पर कोण A प्लस कोण O प्लस कोण P बराबर आ जाएगा 180। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180। यहाँ पर कोण A है वो दे रखा है 90 डिग्री, प्लस कोण O है वो दे रखा है 55 डिग्री, प्लस कोण P हमें ज्ञात करना है और 180 डिग्री। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 5 और ये हो गए 145 प्लस का P बराबर 180 डिग्री। और यहाँ पर अगर अपन कोण P का मान ज्ञात करते हैं तो 180 माइनस का 145। जैसे ही आप 180 में से 145 घटाते हो तो निकल कर आएगी 35 डिग्री। ठीक है, 180 में से 45 और 5 50, 50 और 30 80 हो गए। ठीक है, तो 35 डिग्री अक्ष का मान आ जाता है। तो इस तरीके से आप इसको अच्छे से सोल्व कर सकते हैं। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में। तो देखिए जो 29वां क्वेश्चन है वो दे रखा है कि सिद्ध कीजिए कि 3√5 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, इसको हम आसानी से नीचे की तरफ अच्छे से सोल्व करते हैं। तो देखिए इसके लिए सर्वप्रथम आपको लिखना है 29 माना
3√5 है वो एक क्या है, एक परिमेय संख्या है। अब जब परिमेय संख्या है तो इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। अतः p/q बराबर 10√5, यहाँ जहाँ p व q सहभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, ये इस पे कंडीशंस अपन ने लागू कर दी है। माना कि ये एक परिमेय संख्या है और इसे परिमेय है तो इसे p/q के रूप में लिखा जाएगा, हमने लिख दी। और जो p/q है वो क्या है, सहभाज्य संख्या है। तो देखिए यहाँ से मैं क्या करता हूँ, p बराबर q को उस तरफ भेजूंगा तो ये हो जाएगा 3√5। ठीक है, ये आ गया समीकरण नंबर 1। अब हम करेंगे दोनों पक्षों का वर्ग। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर जैसे आप दोनों पक्ष, तो देखिए दोनों पक्षों का जब वर्ग करेंगे तो इधर से तो हो जाएगा, इस तरफ से तो हो जाएगा p का स्क्वायर और इस तरफ हो जाएगा q स्क्वायर। और देखिए इन दोनों का जब आप स्क्वायर करोगे तो 3 का स्क्वायर 9 और √5 का स्क्वायर 5, तो 9 पंजो 45। ठीक है, यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो p स्क्वायर है उसके गुणनखंड q स्क्वायर और 45 है। गुणनखंड का मतलब होता है भाग जाना, तो यहाँ से जो p स्क्वायर है उसमें q स्क्वायर का भी भाग जाएगा और 45 का भी भाग जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि p स्क्वायर 45 से विभाज्य है। इसको दे दो समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि p स्क्वायर 45 से विभाज्य। और अब ये एक परिमेय होती है कि देखो इसके आधार पर हम कहेंगे यदि किसी संख्या का वर्ग किसी संख्या से विभाजित है, जैसे p का स्क्वायर है वो 45 से विभाज्य है, तो p भी, अतः p भी 5 से क्या होगा, 45 से क्या होगा, विभाज्य होगा, 45 से विभाज्य होगा। और विभाज्य होगा इसका मतलब है कि जो p है उसमें 45 का भाग जाएगा, और भाग जाएगा तो जो p है वो किस रूप का होगा, अतः जो p है वो बराबर होगा 45 c के फॉर्मेट का। ठीक है, c क्या है, कोई पूर्णांक, c बराबर पूर्णांक, जहाँ c क्या है, कोई पूर्णांक। c बराबर 1 रखोगे तो 45, 2 रखोगे तो 45 दूनी 90। ठीक है ना, इस तरीके से ये c का मान बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे 45 भी बढ़ा जाएगा और 45 का उसमें पूरा भाग जाएगा। अगर ये p है वो 45 c के रूप का है तो यहाँ से अपन p की जो वैल्यू है वो इस समीकरण में वापस पुट करते हैं। तो देखिए यहाँ से हो जाएगा, इसकी वैल्यू पुट करते, p की जगह 45 c रख दिया और इधर था अपना q स्क्वायर और 45। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा 45 का आप ये स्क्वायर करो चाहे 2 बार लिख दो, 45 गुणा 45 गुणा c स्क्वायर बराबर q स्क्वायर और 45। अब एक 45 तो कट ही जाएगा और जो q स्क्वायर है वो हो जाएगा 45 c स्क्वायर। यहाँ से हम कह सकते हैं कि 45 और c स्क्वायर ये दोनों ही q स्क्वायर के गुणनखंड है। गुणनखंड का मतलब है कि इनका इसमें भाग जाएगा, तो इसको आप समीकरण नंबर दे दो 3। तो हम समीकरण 3 के अनुसार, समीकरण 3 भाई गुणनखंड हमें क्या बताते हैं कि यह संख्या किससे विभाजित है। तो समीकरण 3 के अनुसार हम कह सकते हैं कि देखो जो 45 है उसका भाग पूरा q स्क्वायर में जाएगा, के अनुसार जो q स्क्वायर है वो क्या है, 45 से विभाज्य है। और 45 से विभाज्य अगर q स्क्वायर है, अतः जो q है वो भी क्या होगा, अतः q भी 45 से विभाज्य है। अब देखिए हमने अभी देखा था कि जो p स्क्वायर था वो भी हमारा 45 से विभाज्य निकला था। ठीक है,
और यहाँ पर हम कह रहे हैं कि क्यू स्क्वायर भी 45 से विभाज्य है। अगर दोनों ही पी और क्यू दोनों ही 45 से विभाज्य है तो पी बट्टा क्यू एक सहभाज्य सही संख्या नहीं है, चूंकि पी व क्यू दोनों पैंतालीस से विभाज्य है। जिससे विभाज्य होते हैं ना वो HCF होता है, तो इन दोनों का HCF 45 तो आएगा ही, ठीक है। और सहभाज्य के लिए HCF 1 होना चाहिए। दोनों 45 से विभाज्य है, अतः P बट्टा Q सहभाज्य संख्या नहीं है, क्या नहीं है, अतः यह एक परिमेय संख्या भी नहीं है, नहीं है। और परिमेय नहीं है तो ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या, अर्थात तीन रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस तरीके से हम इसको एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करेंगे, ठीक है। तो आप इसको बहुत ही अच्छे से नोट कर ले यहाँ से कि माना, यहाँ पर थोड़ा सा मिट गया, माना 3√5 है, वो एक परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या तो हम इसे P बट्टा Q के रूप में लिखेंगे, ठीक है, जहाँ पर P और Q क्या है, सहभाज्य संख्या। फिर उसको अपन इस फॉर्मेट में लिखेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। यहाँ पर अपन ने वर्ग किया है और वर्ग करने के बाद में इसके जो गुणनखंड आए उसके आधार पर हमने पी स्क्वायर को 45 से विभाज्य बताया। पी स्क्वायर विभाज्य है तो फिर पी भी होगा, तो हमने यहाँ पर पी को 45 ही के रूप का लिखा। फिर पी का मान रखा है, यहाँ पर जो कट रहा है उसको काटा, समीकरण 3 के अकॉर्डिंग बताया। क्यू स्क्वायर 45 से विभाज्य है तो क्यों भी 45 से विभाज्य, और जब दोनों संख्या एक ही संख्या से विभाज्य हो जाए तो वही उसका HCF होता है। और जब दोनों का HCF एक के अलावा कोई अन्य संख्या आई जाए तो वो सहभाज्य संख्या नहीं होती है। और अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए यदि पी व क्यू सहभाज्य नहीं है तो वो परिमेय भी नहीं है, और जो परिमेय नहीं है वो अपरिमेय संख्या होती है। तो आप इसको अच्छे से नोट कर लें। उसके बाद चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में। वीडियो को पॉज कर ले या स्क्रीनशॉट ले ले, फिर नोट कर ले। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो देखिए अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है कि एक एपी है और इस एपी में कितने पद हैं। तो देखिए सबसे पहले आप पहचान कीजिए कि आपको दे क्या क्या रखा है। हमारे पास सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है ए, ठीक है, फिर डी, फिर एन और फिर ए एन। इन चार में से हमें क्या क्या यहाँ दे रखा है। तो देखिए अगर 18 से शुरू हो रही, इसका मतलब प्रथम पद दे रखा है, तो ए तो क्या हो गया 18, ठीक है। उसके बाद दूसरा पद दे रखा है, तो देखिए 18 और यहाँ पर 15 सही 1/2 है। तो बताओ आप इसको कैसे लिखोगे, 18 15 सही 1/2। तो आप इसी पद को क्या ऐसा लिख सकते हो, देखो 15 2 30, 30 31/2, ठीक है। और जो आगे वाला पद है वो दे रखा है 13। देखिए हम यहाँ से डी ज्ञात करते हैं, तो अगर हमें डी ज्ञात करना है तो डी है वो क्या होता है A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2 अगर बराबर आ रहे हैं। देखो पहली बात तो इसने हमें AP बताई है तो हमें दो पद ज्ञात करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब अगर हम A2 माइनस A1 निकालेंगे तो जो निकल कर आएगा वही D होगा। तो हम एक ही निकाल लेते हैं, हमें दोनों निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो निकालते हैं। देखिए यहाँ पर हम जैसे अभी हम यहाँ पर A2 का मान है वो तो हमने लिख लिया है 31/2, ठीक है ना। यहाँ से हमने सोल्व करके 31/2 लिख लिया है और A1 का लिख लेंगे 18। जैसे ही आप इनको मल्टीप्लाई करोगे, एलसीएम लोगे तो एलसीएम आएगा 2, तो आगे तो 31 माइनस 18 2 36, ठीक है। और यहाँ से आप सोल्व करोगे तो देखिए आ जाएगा -5/2, ठीक है।
भाई 31 में से तो घटता नहीं, तो आप 36 में से 31 घटाओगे तो 5, और बड़ी संख्या 31 माइनस के, तो माइनस के 5/2 क्या आ गया, डी। तो यहाँ पर जो डी है वो माइनस के 5/2 आ चुका है। उसके बाद में देखिए क्या दे रखा है, 47 में कितने पद हैं। जब जो अंतिम संख्या दी हुई है अगर उसके बाद में वा लिखा हुआ होता है तो वो एन होता है। यहाँ पर वा नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब ये ए एन है, ठीक है। और हमें एन ज्ञात करना है। तो देखिए जब भी एन ज्ञात करना है तो ये तो आप क्या कर लोगे, दिया गया है ऐसा लिखोगे, दिया गया है। जैसे मैंने यहाँ पर ये सीधे सीधे लिख दिया। आप एक के लिए लिखोगे प्रथम पद बराबर 18, सार व अंतर बराबर माइनस का 5/2, अंतिम पद बराबर 47, ठीक है। उसके बाद आप अंतिम पद का फॉर्मूला लगाओगे। देखो चूंकि हम जानते हैं कि जो ए एन है वो फॉर्मूला होता है ए जोड़ एन माइनस का 1 इंटू डी। यहाँ पर आप ए एन की वैल्यू पुट कर दीजिए। एनवा पद 47 दे रखा है, बराबर ए हमें 18 दे रखे हैं, जोड़ एन हमें ज्ञात करना है, और डी जो हमारा है वो माइनस के 5/2 है, ठीक है। तो अब हम इनको सोल्व करते हैं। तो देखिए ये दोनों तो गुणा में है, तो सबसे पहले इस 18 को इधर भेजेंगे। तो देखो 47 माइनस के 18, इधर प्लस का था 18, इधर आके माइनस का, और इस तरफ कौन बच गया, माइनस के 5/2, और ये पूरा गुणा है n माइनस के 1 से, ठीक है। जैसे ही आप घटाओगे तो देखो 7 में से तो 8 घटेगा नहीं, तो हो गए 17, और 17 में से 8 गए तो 9, और यहाँ पर 3 में से 1 गया तो 2, तो ये 29, और इस तरफ ये ऐसा का ऐसा ही रहेगा। बताओ अगर हम इस वाले पक्ष को इस तरफ ले आते हैं तो यहाँ से बताओ माइनस के 5/2 माइनस के 2/5 में कन्वर्ट हो जाएंगे, और इस तरफ n माइनस का 1 बच जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ से मैंने एक स्टेप कम कर दिए, उसको रहने देते हैं, पूरी कंसेप्ट लिख देता हूँ मैं। तो ये हो जाएगा माइनस के 5/2 गुणा n माइनस का 1, ठीक है। अब मैं इन दोनों को इस पक्ष को इधर लेके आ रहा हूँ। तो देखो 29 गुणा 2/5, और वो भी माइनस के, और इधर n माइनस का 1 बचा हुआ है। 29 दोनों होता है 58/5 माइनस का, और इधर हो गया n माइनस का 1। देखो ये माइनस का 1 है, इधर आएगा तो प्लस का, तो इधर भेज देता हूँ, तो 1 माइनस के 58/5 हो जाएगा। 1 तो प्लस का ही रहेगा, ठीक है। अब इनको करते हैं। तो देखो 5 माइनस के 58/5 बराबर n। 58 मतलब घटाने हैं तो माइनस का, और 58 में से जब 5 जाएगा तो 53/5 बराबर n। अब देखिए किसी भी एपी के लिए जो n है वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। देखो चूंकि n डज नॉट, या तो इस तरीके से इक्वल लिख रख सकते, या फिर ऐसे, इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू। n है वो बिलोंग नहीं करता है किससे, नेगेटिव नंबर्स, ना तो नेगेटिव नंबर्स में आता है, ना ही डेसिमल होता है, डेसिमल में आता है। ये एक इंटीजर होता है, n एक इंटीजर, मतलब एक पूर्ण संख्या में n की वैल्यू आती है तब तो वो एपी पॉसिबल होती है। क्योंकि यहाँ पर n है वो नेगेटिव आ रहा है और एक पूर्ण संख्या भी नहीं आ रही है। अगर ऐसा है तो ये जो दिए गए आंकड़े हैं इसकी एपी पॉसिबल ही नहीं है। तो इसका उत्तर हो जाएगा यह एपी संभव नहीं है, यह एपी संभव नहीं है, संभव नहीं है, क्योंकि जो हमारा n है वो एक इंटीजर नहीं है, एक पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए यह एक एपी नहीं होगा। तो आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। सबसे पहले यहाँ से दिया गया है, इसको लिखे सर्वप्रथम प्रथम पद 18, d माइनस 5/2, अंतिम पद an 47, और फिर ये फॉर्मूला लगाएं और ये सारी कैलकुलेशन करके दिखाएं कि यहाँ पर किस तरीके से इसका सॉल्यूशन किया गया। उसके बाद देखिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो हमारा क्वेश्चन है 31वां त्रिकोणमिति से रिलेटेड। तो अपना क्वेश्चन है कि कोस 45/sec 30 प्लस का कोसेक 30 इनका मान क्या होगा। तो देखिए इसको सोल्व करते हैं अपन इस तरह। सबसे पहले है कोस 45 डिग्री बट्टा कोस 45 के बाद में सेक 30 डिग्री। तो देखिए सेक 30 डिग्री प्लस का सेक 30 के बाद में है कोसेक 30 डिग्री। देखो कोसेक
30 डिग्री। तो देखिए इनकी वैल्यू पुट करते हैं अपन। देखो cos 45 sin 45 cos 45 दोनों की वैल्यू सेम होती है और 1/√2 होती है, ठीक है। उसके बाद में देखिए ये जो sec 30 है, बताओ sec 30 1 में cos 30 के बराबर है और cos 30 sin 60 के बराबर होता है और sin 60 √3/2। यहाँ √3/2 लिखोगे तो 2 ऊपर जाएगा तो 2/√3, ठीक है। और उसके बाद में cos, ये देखिए ये वाली जो वैल्यू है, क्या अपन इसको 1 में sin 30 लिख सकते हैं और sin 30 1/2, 2 ऊपर जाएगा तो इसकी वैल्यू है वो क्या जाएगी 2, ठीक है। तो ये अपना इसकी अपन ने वैल्यू पुट कर ली है। अब हम इसको सोल्व करते हैं। तो ऊपर तो 1 में 1√2 ऐसा का ऐसा रहेगा, नीचे हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा √3, तो ये जाएगा 2 + 2√3। अब इन सबको ऊपर भेज देते हैं तो ऊपर 1 में √2 तो पहले से ये मल्टीप्लाई होगा तो √3 तो ऊपर, यहाँ से हम अगर 2 को कॉमन ले लेते हैं तो 1 + का √3 बच जाता है। अब हम क्या करते हैं कि इसमें √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो √2 मैंने लिख दिया है और ये √3 जो ऊपर पड़ा है वो ऐसा कैसा, ये वाला √3 यहाँ पर ऐसा कैसा लिख दिया है, बाकी कोई चेंज नहीं किया है। देखो एक √2 में ऊपर नीचे गुणा कर रहा हूँ वो वाला, और ये वाला जो है ये वाला √2 ऐसा का ऐसा, √2 ऐसा कैसा, और बाकी का ये वाला भी देखिए यहाँ पर गुणा में है 1 + का √3। यहाँ पर बाकी ऊपर वाले में से कुछ भी चेंज नहीं किया, बस ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखिए ऊपर तो हो जाएगा √6, ये √2 इस √2 से गुणा होगा तो 2, और ये 2 इससे गुणा होगा तो 4, और 1 + का √3। यहाँ तक जिसने किया है उसका भी सही है। इसके बाद अगर हम इसका परिमेयकरण कर देते हैं तो देखो परिमेयकरण करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको ऊपर नीचे इससे परिमेयकरण करने में आपको इतना ध्यान रखना है कि ये वाली जो संख्या आप लिखो उसमें देख लेना किसका वर्ग, जैसे 1 और √3 है, 1 का वर्ग 1, √3 का वर्ग 3 होता है, तो 3 को हम आगे रखेंगे तो हमारे आगे माइनस के चिन्ह में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो हम यहाँ से इसको इस तरीके से लिख लेते हैं कि हम आगे माइनस की का कोई अपना मैटर ना रहे, तो हम इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर रहे हैं। इस वाली संख्या 1 + √3 को मैं √3 + का 1 लिख लेता हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे परिमेयकरण करने के लिए हमें पता है कि इसी संख्या का चिन्ह चेंज करके गुणा करते हैं, तो ऊपर तो √3 - 1 और नीचे भी √3 - 1 से गुणा कर देते हैं। तो ऊपर की तरफ तो हो जाएगा √6 √3 - 1, ठीक है, ये कोष्टक, और नीचे देखो ये 4, ये ऐसा वैसा। देखो a + b और a - का b, ठीक है, तो ये होता है a² - b², एक की जगह √3 तो a² का मतलब 3, फिर -b² की जगह 1, 1 का स्क्वायर 1। तो इस तरीके से जब हम इसे सोल्व करते हैं तो देखो ऊपर ये वाला और ये वाला जब गुणा होगा तो बताओ √6 को मैं √2 और √3 लिख सकता हूँ, और जब ये √6 है ये और इसको इससे गुणा करेंगे तो एक √3 और आ जाएगा। फिर √6 को -1 से गुणा करोगे तो √6 ऐसा कैसा, और नीचे 4 ऐसा कैसा, 3 में से 1 गया तो 2। अब आप इसको अच्छे से सोल्व करके लिख लीजिए। तो देखिए ये दोनों गुणा होंगे तो 3 √2 माइनस के √6 और बट्टे 8, ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको इस तरीके से अच्छे से सोल्व कर सकते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए, यहाँ से शुरुआत करी थी अपन ने cos 45 बट्टा sec 30 + cos sec 30, इनकी वैल्यूज़ पुट करी, फिर इनके एलसीएम वगैरह लिए, फिर इनको एलसीएम वगैरह लिए, जो हर था उसको ऊपर भेजा, फिर √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, फिर इसके हर का परिमेयकरण किया है। यहाँ पर देखिए ये वाली जो स्टेप है, ये वाली स्टेप, इस वाले स्टेप में हमने इसका परिमेयकरण करने की प्रोसेस शुरू करी है। यहाँ पर हमने इसमें √3 - 1 से ऊपर नीचे गुणा कर दिया है। फिर आगे के स्टेप्स को फॉलो करते हुए लिख ले।